हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया था हमने। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, जिसका एग्जांपल डाइसेक्राइड था, और पॉलीसेक्राइड्स की सारी कहानी हमने समझी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले हम लेक्चर यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे बुक में से, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन विल बी गोइंग थ्रू द एमसीक्यूज़। तो हम एमसीक्यूज़ के करीब आ चुके हैं। हमने एमसीक्यूज़ को समझना है और देखना है कि कैसे ये सोल्व होंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी एमसीक्यूज़ है ये ऑलरेडी किसी न किसी टेस्ट में आ चुके हैं। 2015, 16, 2019, 2022, 23 वहाँ से ये सवाल मैंने कलेक्ट किए हैं और यहाँ पे लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि कार्बोहाइड्रेट के इस टॉपिक में से कैसे एमडी केट के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर सवाल आ सकते हैं। और जैसे ही आप लोग ये सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले टेस्ट के अंदर ऐसे ही सवाल आएंगे तो आप फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। सो गौर से आपने सुनना है और इन चीज़ों को समझना है। सो हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज है, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स। मैंने पहले भी कहा है आपको, एमसीक्यूज़ का गेम है, एमसीक्यूज़ को समझने की कोशिश करें। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स। आपके जहन में एक ही चीज़ आई होगी, वही कि भाई ग्लूकोज को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए जो ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज का जो हमारे पास फार्मूला है वो C6 से H12 O6 है। आपको तीनों एलिमेंट यहीं पे मिल गए, तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ये ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज़ द राइट आंसर। तो आपने ऐसे टिक लगाना है। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ द राइट आंसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ऐसे ही आपने समझना है इसको। आगे हम देखेंगे तो सेकंड हमारे पास जो एमसीक्यूज है, दैट सेकंड एमसीक्यूज, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आपके बुक के हिसाब से हमने ये एमसीक्यूज कलेक्ट किए। तो सेकंड एमसीक्यूज है, डैश इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड ह्यूमन विच इज इक्विवेलेंट टू डैश इन प्लांट्स। ये भी सवाल आ चुका है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो ये सवाल 2 ब्लैंक्स के ऊपर बेसिस है। ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो इसका मतलब इस ब्लैंक के अंदर एक ऑप्शन का पार्ट आएगा और इसके अंदर दूसरा उसी ऑप्शन का पार्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ऑप्शन ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ऐसे आपने ये समझना है कि डैश इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच इज इक्वलेंट टू डैश इन प्लांट। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स क्या है। आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताएंगे रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स क्या है। आप कहें सर स्टार्च है। अगर ऐसा है तो फिर इस ऑप्शन में आएगा ग्लाइकोजन और इस ऑप्शन में आएगा स्टार्च। कहीं पे नजर आ रहा है ग्लाइकोजन और स्टार्च? ग्लाइकोजन, सेलुलोज नहीं, स्टार्च और सेलुलोज ये नहीं आएंगे। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। अभी इस ब्लैंक को कंप्लीट करते हैं। ग्लाइकोजन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच इज इक्वलेंट टू स्टार्च इन प्लांट्स। अरे बात समझ में? तो ऐसे आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है एमसीक्यूज का। एक और है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट से नहीं है, लेकिन ये सवाल मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ अगेन। इनमें से कौन सा है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? आपके ऑप्शन है aqua regia, वाटर एंड इथेनॉल एंड बोथ A and B। aqua regia इज नॉट अ वाटर, इट्स अ रॉयल वाटर, जो कि किसी न किसी मेटल को डिजोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर है हमारे पास, इथेनॉल है, एंड बोथ A and B। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे ही अक्वा का वर्ड देखेंगे तो उनके जहन के अंदर एक ही चीज़ आएगी कि भाई अक्वा रिजिया का मतलब होता है वाटर। लेकिन ये वाटर नहीं है, ये सॉल्यूशन बनता है 2-3 केमिकल्स का मिलके, जो कि किसी मेटल को डिजोल्व करने में हेल्प करता है। सो इट्स का मतलब एक ही आना चाहिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट दुनिया के अंदर एक ही है, दैट इज़ द वाटर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है 4th नंबर के, मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये रिप्रेजेंटेशन को देखें, हमने रिप्रेजेंटेशन ये समझिए कि भाई CN होगा, H2N होगा और ON होगा, ये मोनोसेक्राइड की रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा ही कुछ।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये H2O के बेसिस पे ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो भाई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ CN और H2O को एक साथ लिख दूँ और लास्ट में N होल नंबर दे दूँ, तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो खोलने के बाद ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो कहने का मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लेंगे। सो ऑप्शन क्या आना चाहिए? इट शुड बी ए ऑप्शन। अगर गौर से देखें तो ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि सी के साथ एन मौजूद नहीं है, इसका मतलब एक ही कार्बन है। C2 वाला नहीं आएगा और यहाँ पे H2O2 नहीं आएगा, तो CnH2ON। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो इसी वजह से द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और है हमारे पास MCQ नंबर 5, विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ये भी आ चुका है MD गेट के प्रीवियस पेपर्स के अंदर। सो इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो कि आपको एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी? तो अपने ऑप्शन यहाँ पे देखने हैं कि भाई कार्बन और नाइट्रोजन। अच्छा, कार्बन और नाइट्रोजन आप अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको प्रोटीन्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, हाँ ये हो सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को देख ले, मिनिमम एनर्जी ये फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मोस्टली होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, जिसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। ये बात याद रखिएगा। सो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? दैट शुड बी कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर। एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर, ये है हमारा सवाल आगे वाला। दैट इज द 6th नंबर MCQs। इनमें से कौन सा जो है ना वो कीटो शुगर है? ये ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए थे, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया। यहाँ पे मैंने सेलुलोज लिख दिया था, लेकिन जब मैंने सोचा तो सेलुलोज भी कीटो शुगर में नहीं आता। तो ऐसे देखिएगा, ये थोड़ा सा सवाल आपको समझना होगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटो शुगर। आपको पता है कीटोन ग्रुप आपको सिर्फ फ्रक्टोज में मिलेंगे, इन तीनों में नहीं मिलेंगे, तो इट शुड बी द फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके पास फ्रक्टोज आना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया था, इसी वजह से इस सवाल को ऐसे ही समझें आप। एक और है हमारे पास 7th नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ डी अल्फा ग्लूकोज। इनमें से कौन सा फार्मूला स्ट्रक्चर है डी अल्फा ग्लूकोज का? ये आपने नोट डाउन करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अल्फ़ा और बीटा के अंदर डिफरेंस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन नंबर 1 पे देखना पड़ेगा। अगर कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर की तरफ है और OH नीचे की तरफ है तो वो अल्फ़ा कहलाएगा। लेकिन कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ऊपर है और H नीचे, तो ये क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन देख लें आप। आपका डी अल्फ़ा ग्लूकोज ढूंढना है ना आपको, तो पहले ऑप्शन में ही आपका ऑप्शन ये गलत हो गया कि भाई ये तो होगा नहीं, क्योंकि OH ऊपर की तरफ हो। जब भी OH ऊपर की तरफ होगा तो क्या कहेंगे आप? बीटा ग्लूकोज। तो ये तो बीटा हो गया, हमें अल्फ़ा को ढूंढना है। अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसमें कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसे जल्दबाजी में नहीं कि कार्बन नंबर 1 को ही देखेंगे, फिर कार्बन नंबर 2 को देखना है। OH अंदर तो नहीं है, अगर OH अंदर है तो मैनोज हो जाएगा। और कार्बन नंबर 4 पे देखना है, अगर OH ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज हो जाएगा। तो ऐसे आपने ये सारी चीज़ें मालूम करनी है फार्मूला स्ट्रक्चर में से। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर किसका? ये फ्रक्टोज का, आपको पता है ये फ्यूरानोज है, दैट इज़ द फ्रक्टोज। और यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन एक ही आना चाहिए, दैट इज द बी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQs। MCQs नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको आप हाइड्रोलाइसिस करने जाएंगे तो वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज को यील्ड करेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज की बात, मतलब कोई डाइसेक्राइड ही होगा। तो आपने ऑप्शन देखने हैं, सक्रोस, लेक्टोस, मेनोस एंड माल्टोस। आपको पता है माल्टोस कैसे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेक्टोस कैसे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, मेनोस क्या होता है? ये तो मोनोसेक्राइड है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज सक्रोज। ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, बुक के अंदर हमने रीड भी किया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऐसे आपने देखना है। सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पे है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड चेन of hundreds of glucose subunits joined together by, कौन सा बॉन्ड होगा
अमाइलोज के पूरे स्ट्रक्चर में आपको पता है अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी कंटेनिंग ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। आपने ये मालूम करके बताना है कि ये जो स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा। देखिए ये बॉन्डिंग का चक्कर आ गया ना, तो इसीलिए मैंने डाइसेक्राइड्स के अंदर आपको बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ा दी थी, तो इनका चक्कर आ गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, नहीं भाई 1-2 तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में था जब वो सक्रोज बना रहे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1-6 भाई 1-6 तो ब्रांच जब बनती है उसमें होगा, और अमाइलोज के अंदर तो ब्रांच होती नहीं, ये तो अनब्रांच्ड है अमाइलोज, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज द राइट आंसर। एक चीज याद रखिएगा, जब ऐसा कोई सवाल आएगा ना तो आपके जहन में बोथ बी एंड सी भी आएगा। आप ये कहेंगे भाई 1-4 और 1-6 तो होता है, तो ये 1-4 और 1-6 अमाइलोपेक्टिन में होता है। यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया है, अमाइलोज के बारे में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आपका एमसीक्यूज नंबर 9 हो गया। आगे वाले एमसीक्यूज पढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है राइबोस इज अ पेंटोज शुगर, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया पेंटो शुगर कितने कार्बन पे मुश्तमिल होता है, दैट इज द 5 कार्बन डेड कंटेंट्स। आपने ये डिटेक्ट करके बताना है ये जो राइबोज है वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। ये भी सवाल आ चुका है, और मैंने आपको अल्डिहाइड और कीटोन के दो एग्जांपल बताए थे वहाँ पे। तो आपको पता है राइबोज के साथ पेंटोज शुगर के एग्जांपल में एक और है वहाँ पे, जो वो टेबल बना हुआ है मोनोसेक्राइड के वहाँ पे, एक था राइबोज एक था राइबुलोज। तो राइबोज अल्डिहाइड कंटेनिंग था या राइबुलोज, तो आप कहेंगे सर राइबोज था अल्डिहाइड कंटेनिंग, राइबुलोज तो कीटोन कंटेनिंग, तो इसका मतलब आपके सामने एक ही ऑप्शन है, दैट इज द अल्डिहाइड ग्रुप। अभी समझने की कोशिश करें, अल्डिहाइड ग्रुप होगा राइबोज में, कीटोन ग्रुप राइबुलोज में होगा। COOH एसिड ग्रुप तो होगा ही नहीं भाई इनके अंदर, ये एसिड थोड़ी है, फैटी एसिड अमाइनो एसिड थोड़ी है, और ईथर ग्रुप भी इनके अंदर मौजूद नहीं होगा। देयर विल बी ओनली कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप इन राइबोज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नीचे एक और एमसीक्यूज है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। एक बात याद रखिएगा, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये ओलिगोसेक्राइड तो बिल्कुल लेस स्वीट होता है, पॉलीसेक्राइड तो इसके अंदर कोई स्वीटनेस होती नहीं है। अच्छा टेबल शुगर का मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया, तो टेबल शुगर का मतलब तो कॉमन शुगर, तो ज़्यादातर स्टूडेंट लगाएंगे भाई टेबल शुगर तो बहुत मीठी होती है, लेकिन टेबल शुगर मतलब कि सक्रोज, और सक्रोज तो एक डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज ज़्यादा मीठा होगा। ग्लूकोज क्या है, दैट इज द मोनोसेक्राइड। तो आपने याद रखना है मोनोसेक्राइड इसका ऑप्शन। कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होगा, दैट विल बी द मोनोसेक्राइड, द मोस्ट स्वीटेस्ट। ये बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये स्वीटेस्ट होगा मोनोसेक्राइड, तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। एक और है हमारे पास, फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो कंटेन नाइट्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन आपने देखा था, थोड़ा सा दिमाग लगाए अपना। सेलुलोज होता है, नहीं। सक्रोज होता है, भाई नहीं। स्टार्च होता है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज अ काइटिन। ये इजी सवाल है जो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये इजी सवाल भी आपको समझ में आएंगे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये सारे लिखे हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये टॉपिक इतने मुश्किल नहीं होते बायोलॉजी के, लेकिन अगर आपने सही पढ़ा होगा तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे, ऐसे ही ना। तो ये सवाल पहले आ चुके हैं, तो इसी वजह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनके बारे में। एक और है यहाँ पे, मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉलोइंग शुगर्स इज सेम एक्सेप्ट। अच्छा ये वाला सवाल बार बार आता रहता है। अभी जो टेस्ट हुआ था रिसेंटली IBA अखर वालों का, उनके अंदर एक्सेप्ट वाले सवाल बहुत सारे आए थे। तो इस सवाल का सेंस आपने समझना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि सेम नहीं है, एक्सेप्ट। तो मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, बाकी हैं। तो आप मुझे ये बताएं, माल्टोस और सक्रोस, इन दोनों का फार्मूला क्या होगा, सेम ही है ना इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप कहेंगे कि माल्टोस क्या डाइसेक्राइड, सक्रोस भी डाइसेक्राइड, मैंने आपको पढ़ाया हुआ। दोनों का फार्मूला क्या होगा, C12 H22 एंड O11, यही होगा ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। गैलेक्टोज क्या, ये तो मोनोसेक्राइड है, बोथ A and B, तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन क्या है, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का हमेशा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सही हो गया। ये एक और MCQs। एक और है हमारे पास, फॉलोइंग टाइप ऑफ शुगर इज आल्सो यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इनमें से कौन सी शुगर जिसको आप आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको एक्सेप्ट को थोड़े। आपने यहाँ पे सवाल क्या लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शुगर इज आल्सो यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। सक्रोज को यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे, नहीं भाई। डी मेनोस को करते हैं, इसको भी नहीं करते। एल मेनोस को करते हैं, इसको भी नहीं करते। तो कोई ऑप्शन है ही नहीं
इसके अंदर तो आप क्या लगाएंगे, दैट इज द नन ऑफ दिस, कि भाई इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं एल ग्लूकोज, ऐसे ही ना। तो एल ग्लूकोज का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन रहता है नन ऑफ दिस, तो आप नन ऑफ दिस लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अच्छा, ये वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ है, इस एमसीक्यूज़ को गौर से समझें। आखिरी एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं फिर हम एंड करते हैं। इन अ डाइसेक्राइड इफ कार्बन एटम्स आर 12 देन हाउ मेनी OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट। पहले आप बैठ के अपना कॉन्सेप्ट बनाएं इस एमसीक्यूज़ को देखते हुए कि हमारे पास एक डाइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड के अंदर आपको 12 कार्बन मिल रहे हैं, तो बताएं OH जो होंगे वो कितने होंगे। कॉन्सेप्ट लगाएं अपना, ये समझने की कोशिश करिएगा। जो OH होता है ना हमारे पास, OH एक मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं। मैं एक मोनोसेक्राइड यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये है मोनोसेक्राइड, रिंग स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। चलो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन कौन सा ग्लूकोज है, ये होगा अल्फ़ा ग्लूकोज, सही हो गया, क्योंकि OH नीचे की तरफ है। और फिर इसे वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, H हो गया, नीचे OH हो गया, ऊपर की तरफ CH2OH, सही है। एक मोनोसेक्राइड है, काउंट करने की कोशिश करें OH कितने, एक OH यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, याद रखिएगा। एक मोनोसेक्राइड के अंदर कितने OH होते हैं, ये भी एमडीकेट में पूछा जा सकता है या किसी भी टेस्ट में। एक मोनोसेक्राइड में 5 OH होते हैं। तो हम यहाँ पे डाइसेक्राइड की बात करें ना, डाइसेक्राइड ऑफ कार्बन एटम्स डैश इफ़ कार्बन एटम्स आर 12 देन हाउ मेनी OH विल ग्रुप विल बी देयर। एक और यहाँ पे बना लेते हैं, उन दोनों को फिर कंट्रीब्यूट करके आपको समझाता हूँ मैं कि कैसे ऐसे टाइप के सवाल को कैसे करना है आपने। अगेन मैं अल्फ़ा ग्लूकोज बनाता हूँ, OH नीचे दूंगा, ऊपर H, अगेन OH, एक OH अंदर जाएगा ऐसे, एक H और एक H यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाएंगे CH2OH, ऐसे ना भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसके अंदर भी कितने होंगे, इसके अंदर भी 5 OH होंगे। तो आप कहेंगे सर 5 OH ये हो गए, 5 ये हो गए, तो आप इनको मिलाएं तो कितने हो जाएंगे, 10 OH, ऐसे ही ना। एक डाइसेक्राइड के अंदर 10 OH होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो OH है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये वाला जो OH है और ये वाला OH है, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इनमें सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा, बाकी जो होगा वो H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, ऐसे ना। तो मतलब कि एक OH ये ख़राब हो गया, एक ये जो है ना वो निकल गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो मतलब कि 10 में से 2 OH जो है ना वो निकल गए, तो 10 में से 2 OH निकल गए, तो बाकी कितने बचेंगे, दैट इज़ द 8। तो इसका मतलब एक डाइसेक्राइड के अंदर कितने OH होने चाहिए, द राइट आंसर इज़ द 8। ऐसे टाइप के भी सवाल आ सकते हैं आपके टेस्ट के अंदर। ये पहले कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम यहाँ पे एंड करते हैं, आपके MCQs यहाँ पे हो गए। और इन MCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें अगर आपने किसी भी टेस्ट के अंदर पास होना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे।